नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए रामविलास पासवान ने दावा किया कि अगली सरकार भी एनडीए की ही बनेगी, क्योंकि मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। पटना में एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान पासवान ने बिहार की सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। पासवान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। मान के चलिए कि वो चुनाव जीत चुके हैं, सिर्फ शपथ लेना बाकी है। पूरे देश में एनडीए की लहर चल रही है और करीब करीब ये तय हो चुका है कि एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह जो है, फॉर्मेलिटी जो है, वो बाकी है। लोजपा के घोषणा पत्र में जो कुछ मुख्य बातें हैं वो हैं एलजेपी के घोषणा पत्र की बड़ी बातें। युवाओं को रोजगार की गारंटी, राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन, गर्भवती के लिए स्वास्थ्य कार्ड, भूमिहीनों के लिए 12 डिसमिल जमीन, संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था, सेकेंडरी स्तर तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, सरकारी और प्राइवेट जॉब में आरक्षण की व्यवस्था, एससी एसटी और सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, इंडियन जुडिशरी सर्विस का गठन, जुडिशरी में भी आरक्षण की व्यवस्था, भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों को कड़ी सजा, गौरक्षा के नाम पर बर्बरता करने वालों पर 30 दिन में चार्जशीट, मॉब लिंचिंग के दोषियों पर सख्त कार्रवाई। रामविलास पासवान ने एनडीए में रहते हुए बीजेपी से इतर उन सभी बातों को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, जिसका जिक्र पार्टी पहले से करती रही है। अब जनता को यह घोषणा पत्र कितना भाता है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। इधर लालू प्रसाद ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में कहा है कि नीतीश ने महागठबंधन छोड़कर जाने के 6 महीने के अंदर ही आने की कोशिश की थी। साथ ही किताब में सीएम नीतीश को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसको लेकर जेडीयू ने लालू परिवार पर निशाना साधा। जेडीयू ने कहा कि यही आरजेडी की संस्कृति है। शब्द का इस्तेमाल किया गया कि बंदर है वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे जनता दल का परिवार का ये संस्कार नहीं है कि किसी को बंदर कह दे, किसी को कुछ बोल दिए। राष्ट्रीय जनता दल का चाल, चेहरा और चरित्र है किसी को बेइज्जत कर देना। जब बिहार के लोग जब 15 साल ये सत्ता में रहे तो लोग कहते थे कि बंदर के हाथ में सत्ता है, हम नहीं कहते थे। फोटवार जेल में लालू जी बैठे हैं, रोज आईना में देखते तो उनको सबको बंदर ही नजर आता है। इस तरह का मतलब किताब में कोई एक नई बात नहीं है, लेकिन मैं लेखक को यह भी कहना चाहूंगा कि लालू जी ने जो भ्रष्टाचार किया है, पूरे परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उसके बारे में भी उस किताब में लिखना चाहिए था। इधर पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने आज बाढ़ में बख्तियारपुर के चिरैया दियारा में सभा को संबोधित किया। रविशंकर प्रसाद ने गांव में पुल बनाने की मांग को पूरा करने का वादा किया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने पूरे देश में अपना वादा पूरा किया है। घर घर बिजली हो या गैस कनेक्शन, सभी वादों पर सरकार खरी उतरी है। हो गए कैसे चलेगा? हमने कहा सर बिल्कुल करेंगे। और उसके बाद भारत सरकार, प्रदेश सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, हिंदुस्तान में क्या अरुणाचल, क्या चिरैया, क्या बाकी जगह, हिंदुस्तान का कोई भी गांव बिना बिजली के नहीं रहना चाहिए। आज देखिए बिजली पहुंची है। आज से 5 साल पहले उन्होंने हमको आईटी मंत्री बनाया तो उन्होंने कहा इस बात की चिंता करो कि हिंदुस्तान के गांव गांव में मोबाइल फोन पहुंचे।
इधर लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए झारखंड बीजेपी जमकर पसीना बहा रही है। पार्टी के दिग्गज पल पल नई रणनीति बनाने और उसे लागू करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में सीएम रघुवर दास ने आज रांची में एक के बाद एक 3 बैठकें की। पहली बैठक बीजेपी कार्यालय में हुई, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा भी मौजूद रहे। रघुवर दास ने सभी को निर्देश दिया कि वो बूथ स्तर पर बनी कमेटियों को पूरी तरह से सक्रिय रखें। और वहीं सीएम रघुवर दास ने दूसरी बैठक लोकसभा चुनाव प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और विधानसभा के संयोजकों के साथ की। सीएम ने पूरे समन्वय के साथ पार्टी के हर मोर्चा प्रकोष्ठ के साथ चुनाव प्रचार अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बूथ स्तर की कमेटी को सशक्त करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। इधर जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने घाटशिला और बहरागोड़ा विधानसभा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका मकसद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना था। कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के लिए कई टिप्स दिए। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हार के डर से बीजेपी डर गई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने घेराबंदी की है, जिस तरीके से गठबंधन के साथ इस चुनाव को हम लोगों ने संपन्न करने का निर्णय लिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को अब जगह नहीं मिल पाएगी आगे बढ़ने के लिए। और निश्चित रूप से 14 के 14 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को ये यूपीए गठबंधन करेगी। और भाकपा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस की हठ धर्मिता की वजह से झारखंड में महागठबंधन तार-तार हो गया है। सीनियर पार्टी नेता और हजारीबाग से पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि जिस पार्टी का जनाधार नहीं है वो चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने आरजेडी पर बिखराव का ठीकरा फोड़ा है। जनाधार क्या है और हम कहना चाहते हैं, इस बार हजारीबाग से भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से भी अर्जुन कुमार को लड़ा रहे। हमने तीसरा उम्मीदवार दुमका से दिया है, वहां सेनापति मुर्मू को। और ये मजबूरी में कांग्रेस का जो धर्मिकता के चलते यहाँ पर जो महागठबंधन नहीं कही, वो गठबंधन तार-तार हुआ है। लोकसभा चुनाव में इस बार बाजी कौन मारेगा, मोदी या राहुल? कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन दरभंगा के ज्योतिषाचार्यों की माने तो नरेंद्र मोदी इस बार भी पीएम की कुर्सी के करीब हैं। ग्रह नक्षत्रों की जो कुंडली है उसमें राहुल मोदी की तुलना में काफी पीछे चल रहे हैं। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 23 मई बीजेपी और मोदी दोनों के कुंडली के लिए शुभ है, जबकि ये दिन राहुल के लिए अनुकूल नहीं है। जनता पार्टी की कुंडली, कांग्रेस पार्टी की कुंडली का यदि विश्लेषण करें, राहुल जी की कुंडली और श्री मोदी जी की कुंडली का अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि श्री मोदी जी महाराजा धीराज योग, चक्रवर्ती सम्राट योग, कई बड़े बड़े योगों से युक्त कुंडली हैं उनकी। और इस साल भी उनकी कुंडली मजबूती से नजर आते हैं। अभी चुनाव के दरमियान सूर्य उच्च का होगा, उनका सूर्य 10 मेष बनता है। 10 मेष जनता का और राजा का और राजकार्य का और मंत्रालय का, मंत्री का और सरकारी अति उच्च पद का द्योतक होता है। और जेडीयू की प्रवक्ता और स्टार प्रचारक अंजुम आरा की 14 अप्रैल को शादी है और उनकी शादी ऐसे समय में हो रही है जब वो चुनाव प्रचार में काफी व्यस्त रहेंगी। ऐसे में उन्होंने अपने ससुराल वालों से शर्त रखी है। शर्त यह है कि जब तक उनके ससुराल वाले उन्हें चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं देंगे तब तक शादी की हामी वो नहीं भरेंगी। हालांकि उनके ससुराल वाले इस शर्त को मान गए हैं। अंजुम आरा से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। देखिए, चुनाव जो ना करा है, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम आरा जी, जो जेडीयू के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में है। इन्हें चुनाव प्रचार करना है, लेकिन इनके साथ समस्या ये हो गई कि इनकी शादी ठीक हो गई है और इन्होंने शादी के समय जो कंडीशन लगाया अपने ससुराल वालों के तरफ, ये जानना बेहद जरूरी आपके लिए, और सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अंजुम जी, आपकी शादी कितनी तारीख को है? 14 अप्रैल को है। उस समय तो इलेक्शन पिक पर रहेगा, आपको चुनाव प्रचार करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं इलेक्शन कैंपेनिंग कर रही हूँ। हाँ। तो आप फिर ससुराल चले जाएंगे तो आपको इजाजत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल। जो शादी मतलब डेट फाइनल हुआ इसी कंडीशन पे हुआ कि जो मेरा ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन का, उसमें कोई भी 1% भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। उसके लिए उन लोग आगे बढ़ करके इसको एग्री किए, तभी जा करके मैंने। तो आपने ससुराल वालों के सामने कंडीशन रख दिया है कि अगर आप नहीं इजाजत देंगे तो अभी हम शादी नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि
आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से महिला सशक्तिकरण किया है, तो वो तो दिख रहा है ना कि एक वेमेन किस तरह से सशक्त है कि अपने कंडीशन पे सारी चीज़ों को डिसाइड करवा रही है। तो आपने क्या बोला, ससुराल वालों को क्या बोला? नहीं, मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप 14 अप्रैल ही डेट होना है तो हमारी ड्यूटी है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन है और उसके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है। उन कर्तव्यों के निर्वहन में मैं 1% भी मैं बैक नहीं होंगी या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल इस चीज़ को हम रिस्पेक्ट करते हैं और आपको पूरा सहयोग और हम हमारे तरफ से कोऑपरेशन रहेगा। जैसे जिस तरह से आप चाहे सिर्फ 14 तारीख अपने आप को फ्री रखेंगी, 15 से आप जिस तरह से अपना निर्वहन करने चाहें कर्तव्यों को कर सकती हैं। चुनाव जो न कराए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, चुनाव जो न कराए। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि ये वक्त संविधान की रक्षा और आरक्षण की सुरक्षा की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जमुई से एलजेपी प्रत्याशी चिराग पासवान हार मान गए हैं और पहले चरण के चुनाव के बाद वो हाजीपुर से नामांकन दाखिल करेंगे। मैसेज कुछ और जाता, उसने पति पारस जी का नाम किया गया, बाद में बदल दिया जाएगा। ये तो चर्चा पूरा जोर शोर से चल रहा है। तो आप समझिए कि जिसने कोई काम ना किया छोड़ देना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि अगर संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए तो आप काहे ना, आप, आपके पिताजी, आपके चाचा जी काहे आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं भाई? और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के सैकड़ों वोटरों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया है। दरअसल सैदपुर नाले को पाटकर सड़क निर्माण का कार्य नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों की माने तो खुला नाला होने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं और संक्रमण का भी खतरा बना रहता है। चुनाव के टाइम में नेता आते हैं, लंबी लंबी भाषणें होती है, रोड बनेगा, सड़क बनेगी, इसको पाटा जाएगा सैदपुर नहर को, टीवी पे मीडिया पर छा जाता है मामला, इसलिए उनको अपना वोट लेना होता है। इस बार हम लोग लगातार जो इसका प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग अब कागजी तौर पे, ज़मीनी तौर पर ये घोषणा करने जा रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बस मेरा नहर बन जाए। बहुत हम लोग परेशान हैं नहर से, बार बार जुलूस निकालते हैं, समर्थन देते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं सुनता है। बस वोट मांगना ही रहता है तो वोट के, लेकिन इस बार हम पूरा ऐसा करेंगे कि पूरे नहर रोड से, हम कम से कम ऐसा करेंगे कि पूरे नहर रोड से किसी को भी वोट नहीं देने देंगे। हालात इतने खराब है सैदपुर नहर के दोनों तरफ का कि अगर आकर देखा जाए तो दोनों तरफ का नाला इतना टूटा हुआ है, गंदगी इतना भरा हुआ है और नगर निगम की गाड़ियाँ आती है और गंदगी निकाल कर रोड पे ही छोड़ देती है। तो रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा यहां के लोगों ने बुलंद किया हुआ है। उधर अररिया में 23 अप्रैल को मतदान होना है। नेताओं का हवाई दौरा भी शुरू है, लेकिन इन सबके बीच अररिया की जनता के मूल मुद्दे नेताजी के उड़न खटोले की आंधी में कहीं गुम हो गए हैं। बरगामा का शंकरपुर गांव आजादी के दशकों बीत जाने के बावजूद भी सड़क की बाट जोह रहा है। यहां 3 पंचायतों में आवागमन की सुविधा नहीं है। वहीं जनता नेताओं के भाषण से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 70 साल हो गए हैं हम लोग यहाँ, उसी तरह न सड़क है, न रोड है, न हाई स्कूल है और जो न स्वास्थ्य केंद्र है। इसलिए हम लोग निर्णय लेते हैं ताकि नेता लोग का यहाँ नजर पड़े, रोशनी दे यहाँ क्या चीज़ की कमी है। ठीक है, हम लोग के दादा परदादा चले गए तो अभी तक रोड नहीं बना, इसलिए हम युवा ने ठानी है कि जब रोड नहीं तो वोट नहीं।